बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास प्री 9th। आज का हमारा जो टॉपिक है, हम लोगों ने पढ़ा है कि ग्रुप क्या होता है, पीरियड क्या होता है, पीरियोडिक टेबल क्या होता है, पीरियोडिक लॉ क्या होता है। मैं एक दफ़ा फिर रिकॉल कर देती हूँ कि पीरियोडिक टेबल क्या होता है कि आपके पास एलिमेंट्स को ऐसा टेबल जिसमें आप एलिमेंट्स को अरेंज करते हो इन अ सिस्टमेटिक वे में, वो आपके पास क्या होता है, पीरियोडिक टेबल होता है। जिस सिस्टमेटिक वे में आप उसको अरेंज कर रहे होते हो, दैट इज़ नोन एज पीरियोडिक लॉ। ठीक है। अब आपके पास क्या है, जो नेक्स्ट है, ग्रुप क्या होता है, पीरियड क्या होता है। हॉरिजॉन्टल रोज जो होती हैं किसी भी पीरियोडिक टेबल में, हॉरिजॉन्टल रोज जो होते हैं वो पीरियड कहलाते हैं, और वर्टिकल कॉलम इन पीरियोडिक टेबल जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, ग्रुप कहलाते हैं। आपके पास 7 पीरियड्स होते हैं और 8 ग्रुप्स होते हैं। ग्रुप 1A के एलिमेंट्स को अल्कलाई मेटल्स कहा जाता है, ग्रुप 2A एलिमेंट्स को अल्कलाइन अर्थ मेटल कहा जाता है, ग्रुप 7A एलिमेंट्स को आप उनको हैलोजेंस कहते हैं, ग्रुप 8A एलिमेंट्स नोबल गैसेस कहलाती हैं, और ग्रुप 8A एलिमेंट्स जो नोबल गैसेस कहलाती हैं वो केमिकल रिएक्शन में नहीं जाती। आज जो हम लोगों ने करना है, सबसे पहले सोसाइटी टेक्नोलॉजी साइंस में देखें पेज नंबर 52 पे सोसाइटी टेक्नोलॉजी साइंस के लॉ ऑफ ऑक्टेव क्या होता है। इन 1864 जॉन न्यूलैंड एन इंग्लिश केमिस्ट अरेंज 24 एलिमेंट्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मैसेज। के 1864 में जॉन न्यूलैंड एक इंग्लिश केमिस्ट था, उसने 24 एलिमेंट्स को अरेंज किया था इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मैसेज में। He noticed that every 8 elements starting from an empty point has similar properties. उसने क्या नोटिस किया था कि जो 8वां एलिमेंट्स होता है, किसी भी पॉइंट से जो स्टार्ट हो रहा है उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, सेम होती हैं। उसने एलिमेंट्स को अरेंज करके बताया। उसने कहा कि एलिमेंट्स अरेंज किए हैं हाइड्रोजन। अगर आप यहाँ पे देखें इस बुक में, तो आपके पास जो एलिमेंट्स उसने अरेंज किए हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर। ये एलिमेंट उसने कहा क्या किए कि उसने नोटिस किया था कि हर 8वां जो एलिमेंट होता है जो किसी भी पॉइंट से स्टार्ट हो, उनकी क्या होती हैं, प्रॉपर्टीज़ सेम होती हैं। अब उसकी ये जो स्कीम थी वो क्या हो गई थी, फेल हो गई थी। हिज स्कीम ओवर फेल्ड बिकॉज मैनी एलिमेंट्स वर फाउंड आउट ऑफ प्लेस इन हिज अरेंजमेंट। कि काफ़ी ज़्यादा जो है एलिमेंट ऐसे थे जो कि इस अरेंजमेंट में नहीं से की प्लेस में नहीं आते थे। यानी कि जैसे ही उसने एग्जांपल दी कि वो कहते हैं कि जो टाइटेनियम था वो कार्बन और सिलिकॉन के साथ जो है वो रिजेंबल नहीं करता था। मैग्नीज जो था वो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस के साथ, और आयरन जो था वो ऑक्सीजन के साथ रिजेंबल नहीं करता था। However, his arrangement of elements in order of increasing atomic masses formed basis for later classification elements. जिसकी बेस के पर इस पॉइंट को नोट करते हुए कि हर जो उसने कहा था कि एलिमेंट जो होता है उसकी प्रॉपर्टी सेम होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो उसका जो ये कॉन्सेप्ट था कि लॉ ऑफ ऑक्टेव था वो क्या हो गया था, फेल हो गया था। In 1869, Mendeleev, a Russian chemist, developed a classification scheme of elements. Recognized that if elements were placed in order of increasing atomic masses, the properties of elements repeated at a regular interval. He arranged 65 elements in periods and groups. Development of the periodic table nicely explain how scientists can build on the another work. मेंडलीव जो था वो एक रशियन केमिस्ट था। उसने उस क्लासिफिकेशन स्कीम को डेवलप किया था, और उसने कहा था कि अगर एलिमेंट्स को अरेंज किया जाए इन ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मैसेज, तो जो उनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो क्या होती हैं, रेगुलर इंटरवल के साथ साथ वो क्या होती हैं, रिपीट होती जाती हैं। आगे हमारे पास सेल्फ असेसमेंट 3.1 इन विच पीरियड एंड ग्रुप द फॉलोइंग एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन द पीरियोडिक टेबल। के कौन सा आपको एलिमेंट दिया जाएगा, उस एलिमेंट से आपने आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन से ग्रुप और ये कौन से पीरियड में शामिल होता है। सपोज मेरे पास क्या है, मैग्नीशियम।
सबसे पहले क्या है, मैग्नीशियम है। अब मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर 12 होता है और एटॉमिक मास क्या होता है मैग्नीशियम का 24 होता है। अब और से सुनिएगा, ठीक है। हम जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं वो किसकी बेस, किसको लेके करते हैं, एटॉमिक नंबर की बेस पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जाती है। जब हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2। ये इसका क्या है, k शेल है, ये इसका क्या है, l शेल है, ये इसका क्या है, m शेल है। ये इसकी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आगे इसकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके पास क्या आएगी, वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंस शेल कौन सा, m है, m शेल की इलेक्ट्रॉनिक क्या है, कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 3s2। अब जहां से आपने बताना है जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, वहां से आपने बताना है कि ये एलिमेंट जो है कौन से ग्रुप और कौन से पीरियड में पाया जाता है। हमने कब पढ़ा था कि जो आपके पास nth वैल्यू ऑफ वैलेंस शेल, nth वैल्यू ऑफ वैलेंस शेल है वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, पीरियड नंबर। nth वैल्यू ऑफ वैलेंस शेल जो है वो किसको शो करेगी, पीरियड नंबर को, और उस वैलेंस शेल के जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो किसको शो करेंगे, ग्रुप नंबर को। अगर इसकी वैलेंस शेल nth वैल्यू ऑफ वैलेंस शेल जो है वो क्या है, थर्ड है, 3 है, तो ये कौन से पीरियड में लाई करेगा, थर्ड पीरियड में लाई करेगा। और नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 हैं, तो ये कौन से ग्रुप में लाई करेगा, सेकंड ग्रुप में लाई करेगा। क्लियर हो गया। आपने किस तरह से बताना है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को मद्देनजर रखते हुए आपने किस तरह से बताना है कि कौन सा एलिमेंट कौन से ग्रुप में और कौन से पीरियड में मौजूद है। अब यहाँ पे मैंने बताया कि जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 12 है और एटॉमिक मास कितना है, 24 है। तो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे वो हम किसकी बेस पे कर रहे होते हैं, एटॉमिक नंबर की बेस पे कर रहे होते हैं। सबसे पहले हमने इसकी सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैग्नीशियम की क्या बन रही है, 1s2 2s2 2p6 3s2। जबकि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो आपने देखना है कि वैलेंस शेल कौन सा बन रहा है, उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होगी वो आपने लिखनी है। वो आपके पास क्या है, 3s2। जो nth वैल्यू ऑफ वैलेंस शेल होती है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही होती है, पीरियोडिक पीरियड को, और जो उस शेल में मौजूद वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किसको शो कर रहे होते हैं, ग्रुप को। अगर आप मैग्नीशियम का चेक करते हो तो मैग्नीशियम का अगर nth वैल्यू वैलेंस शेल जो है वो थर्ड है, जबकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी है, 2 है, तो ये थर्ड पीरियड में और सेकंड ग्रुप में पाया जाएगा। इसी तरह से आप लोगों ने सेल्फ असेसमेंट में हमारे पास 3.1 का बी पार्ट, सी पार्ट और डी पार्ट दिया हुआ है। आपने इन पार्ट को घर में खुद से इनकी प्रैक्टिस करनी है। इनकी सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है और फिर शो करना है कि इसमें से पीरियड कौन सा है और ग्रुप कौन सा है। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट टॉपिक के साथ कल आ जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्री-9 चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स हम लोग कर रहे थे और टॉपिक आज का जो हमारा है वो है फ्रिक्शन। सबसे पहले आप लोगों को फ्रिक्शन के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूँ कि आपके पास बेसिकली फ्रिक्शन होती क्या है। ठीक है, बेसिकली जो आपके पास फ्रिक्शन होती है स्टूडेंट्स, ये एक अपोजिंग फोर्स होती है। ठीक है, जो मूविंग ऑब्जेक्ट्स की मोशन को अपोज करती है, रोकती है, उनके रास्ते में रुकावट का बाइस बनती है। ठीक हो गया। द फोर्स दैट अपोजेस द मोशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट्स इज एक्चुअली नोन एज फ्रिक्शन। क्लियर। सेकेंडली हम कुछ इस तरीके से कह सकते हैं कि जब भी आप लोग फ्रिक्शन की बात करेंगे तो ये आपके पास एक रेजिस्टिव फोर्स के तौर पे एक्ट करती है। रेजिस्टिव फोर्स का मतलब होता है जो मुज़ाहमत का बाइस बने, रुकावट का बाइस बने, हरकत करती हुई चीज़ को रोकने का बाइस बने, वो क़ुव्वत बेसिकली आपके पास फ्रिक्शन होती है। अब देखें कंटेंट्स में जैसे कि मेंशन है कि हाउ फ्रिक्शन प्रोड्यूस। ठीक है, बेसिकली ये पैदा कैसे होती है। तो सिंपली आप लोगों ने इतनी सी बात याद रखनी है कि जो आप लोगों के पास फ्रिक्शन फोर्स होती है ये ऑब्जेक्ट्स के रब होने से प्रोड्यूस होती है, बाय रबिंग 2 और मोर ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, कि ये आपके पास जो एक फ़ोर्स होती है इसको हम रबिंग फोर्स भी कहते हैं।
ऑब्जेक्ट्स को रब करने की वजह से जो फोर्स प्रोड्यूस होगी वो आप लोगों के पास कौन सी होती है, फ्रिक्शन। ठीक हो गया। अब जो फ्रिक्शन फोर्स होती है स्टूडेंट्स, वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही होती है। जैसे इन केस ऑफ अगर हम सॉलिड्स बात करते हैं, जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती है कि कोई भी दो बॉडीज़ आप ले लें उनके दरमियान में, वो डिपेंड करती है बेसिक फैक्टर्स पे, जिन पे वो एक तो ये होते हैं कि उन सरफेसेस की जो दो इन कंटैक्ट हैं उनकी नेचर क्या है। ठीक हो गया। और सेकेंड ये कि जो प्रेसिंग फोर्स लगाई जा रही होती है ना उन दोनों ऑब्जेक्ट्स की तरफ से जो इन कंटैक्ट होती हैं, और बेसिकली जो प्रेसिंग फोर्स है वो कितनी है। तो बेसिक टू फैक्टर्स जो कि डिपेंड करते हैं फ्रिक्शन पे कि कितनी ज़्यादा फ्रिक्शन एक्ट करेगी, कितनी ज़्यादा रेजिस्टिव फोर्स अपीयर होगी। तो ये बेसिक जिन फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं उनमें से फर्स्ट फैक्टर आप जो बात की हमने यहाँ पे, वो आपके पास क्या है कि वो आपके पास होना चाहिए कि नेचर क्या होती है टू सरफेसेस की जो इन कंटैक्ट होते हैं, और सेकेंड जो प्रेसिंग फोर्स होती है बिटवीन दैम वो कौन सी है। क्लियर। ये आपके 3 पॉइंट हो गए जो मैंने मेंशन किए हुए थे सामने। अब हम अपने 4th पॉइंट को डिस्कस करते हैं, वाई फ्रिक्शन अपोज मोशन। मैंने अभी आपको बताया कि फ्रिक्शन एक अपोजिंग फोर्स होती है, मतलब हरकत करती किसी भी बॉडी को रोकने का बाइस बनती हुई रेजिस्टिव फोर्स फ्रिक्शन कहलाती है। तो अब वो कह रहे हैं बेसिकली ऐसा होता क्यों है, क्यों जो है फ्रिक्शन वो मोशन को अपोज करती है, हरकत को रोकती है। इसके बारे में अब हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ना है कि हम कैसे कह सकते हैं जो फ्रिक्शन है वो अपोजिंग फोर्स कहलाती है। आप लोगों को स्टूडेंट्स पता है कोई भी जो सरफेस होती है वो परफेक्टली स्मूथ नहीं होती। अपीयरेंस में हमें वो कोई ऑब्जेक्ट ऐसी लग भी रही हो कि ये बिल्कुल स्मूथ है, इस पर किसी किस्म के पेट्स एंड बम्प्स ऊपर नीचे कोई सरफेस नहीं है, लेकिन एक्चुअली जब हम उसको अंडर माइक्रोस्कोप स्टडी करते हैं तो हम इस चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं कि कोई भी सरफेस जो होती है एक्चुअली स्मूथ नहीं होती, उस पर पेट्स एंड बम्प्स होते हैं। ठीक हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल हम 2 वुडन ब्लॉक्स ले लेते हैं, ठीक है, और हमें लगता है कि उनकी सरफेसेस पॉलिश्ड हैं जो इन कंटैक्ट हैं, उसके बावजूद भी जब हम उनको इन कंटैक्ट लेकर आते हैं हमें ऐसा लग रहा होता है इनफैक्ट कि वो आप लोगों के पास बिल्कुल स्मूथ किस्म की परफेक्ट स्मूथ सरफेसेस हैं। बट जो उनका मैग्नीफाइड व्यू होता है जब हम उसको अंडर माइक्रोस्कोप स्टडी करते हैं तो उसकी माइक्रोस्कोपिक स्टडी हमें यह बताती है कि बेसिकली ये जो 2 स्मूथ सरफेसेस एक व्यू हमें दे रही होती हैं, जब इनको इन कंटैक्ट लाया जाता है तो उनमें एक्चुअली थोड़े से पेट्स एंड बम्प्स होते हैं जो कि उन दोनों के दरमियान कंटैक्ट में थोड़ा सा गैप दे रहे होते हैं। तो ये जो कंटैक्ट पॉइंट होते हैं ना 2 सरफेसेस की फॉर्म में, यानी कि जिसमें हम कहते हैं कि थोड़ा सा गैप आ जाता है पेट्स एंड बम्प्स की वजह से, तो वो बेसिकली कंटैक्ट पॉइंट आपके पास कोल्ड वेल्ड्स कहलाते हैं। ठीक है, कोल्ड वेल्ड्स बेसिकली यही कोल्ड वेल्ड्स होते हैं जो कि जो ऑब्जेक्ट्स होती हैं, जैसे हमने वुडन ब्लॉक की हम बात कर रहे हैं, उनको एक दूसरे के ऊपर स्लाइडिंग ओवर से रेजिस्ट करते हैं। मतलब कि जो आपके पास 2 सरफेसेस हैं उनको स्लाइडिंग करने से रेजिस्ट करना, रोकना, अपोज करना, वो इन कोल्ड वेल्ड्स की वजह से होता है। और बेसिकली क्या होता है कि कह रहे हैं कि जैसे आप ये जो 2 आपने वुडन ब्लॉक लिए होते हैं, जब इसके ऊपर आप वेट इंक्रीज़ कर देते हैं, आप एक्स्ट्रा वेट उसके ऊपर अपीयर करवा देते हैं, तो जो अपर ब्लॉक होगा उसके ऊपर आप जब ऐड करवाएंगे एक्स्ट्रा वेट को तो आप देखेंगे जो प्रेसिंग फोर्स होती है दोनों जो इन कंटैक्ट ब्लॉक्स थे ओवरऑल उसके ऊपर इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि जो आपके पास फर्स्ट ब्लॉक था सेकंड ब्लॉक से इन कंटैक्ट आते हुए उनके दरमियान कोल्ड वेल्ड अपीयर हो गए थे, मतलब कि थोड़े से पिट्स एंड बम्प्स की वजह से गैप आ गया था। तो उसको बेहतर बनाने के लिए जो अपर ब्लॉक होता है उसके ऊपर हमने थोड़ा सा एक्स्ट्रा वेट ऐड कर दिया, जिसकी वजह से प्रेसिंग फोर्स इंक्रीज़ हो जाएगी उन दोनों सरफेसेस के दरमियान, तो लिहाजा जो ओवरऑल रेजिस्टेंस है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक हो गया, यानी मुज़ाहमत जो होती है, रुकावट जो होती है बढ़ जाती है। तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि जितनी ज़्यादा प्रेसिंग फोर्स होती है उतनी ज़्यादा फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है 2 स्लाइडिंग सरफेसेस के दरमियान। जो 2 सरफेसेस स्लाइडिंग का बायस बनती हों उनके ऊपर जितनी ज़्यादा प्रेसिंग फोर्स होगी, जितना ज़्यादा वेट अपीयर करवाया जाएगा, उतनी ज़्यादा फ्रिक्शन उनमें प्रोड्यूस होगी। क्लियर हो गया, ये आपके पास फुल कॉन्सेप्ट इस बात का आ गया क्यों हम कहते हैं जो फ्रिक्शन है वो अपोज करती है मोशन को। या ये क्वेश्चन ऐसे भी समटाइम पूछा जा सकता है कि माइक्रोस्कोपिक कॉन्सेप्ट बता दें फ्रिक्शन का, उसमें भी आपने सेम यही बात एक्सप्लेन करनी होती है। ठीक हो गया। अब जो नेक्स्ट हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे वो आपके पास इंपॉर्टेंट ये भी बात है, जो हमारे पास लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो क्या है। जी स्टूडेंट्स, तो जो आप लोगों के पास ये लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पे जैसे मैंने बात की कि वो आपके पास क्या होती है कि जो मैक्सिमम वैल्यू होती है ना फ्रिक्शन की, जो बिल्कुल आप यूँ कह लेते हैं ज़्यादा से ज़्यादा जब फ्रिक्शन नॉन होती है उस मैक्सिमम वैल्यू का फ्रिक्शन की हम बेसिकली कहते हैं कि ये फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन है, जिसको आप F बेस में ऐसे लिख कर सिम्बलाइज़ करते हैं।
ये बेसिकली डिपेंड करती है नॉर्मल रिएक्शन पे। नॉर्मल रिएक्शन मतलब जितनी प्रेसिंग फोर्स होती है, जैसे हम ऑलरेडी बात अभी कर चुके हैं प्रीवियस केस में कि दो सरफेसेस के दरमियान में जो इन कंटैक्ट होती हैं, जितनी ज़्यादा प्रेसिंग फोर्स होती है उतनी ज़्यादा फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी, और जितनी ज़्यादा फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी वो उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, और उसको इन शॉर्ट हम कहते हैं फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक हो गया। अब देखें एग्जांपल्स हमारी डेली लाइफ में हमें कहाँ कहाँ पे फ्रिक्शंस की नज़र आती हैं। हमें जहाँ नज़र आ रहा होता है कि यहाँ पे फ्रिक्शन की बेसिकली बात हो रही है। देखें हम लोग कहते हैं कि आप लोग फ्रिक्शन कहाँ पे हमें नीड होती है, जब हम ग्राउंड पे वॉक कर रहे होते हैं, हम ज़मीन पे चलते हैं, जो फोर्स एक रबिंग के तौर पे हमारे फुट में और ग्राउंड में दोनों में इन कंटैक्ट एक रबिंग फोर्स प्रोड्यूस कर रही होती है, बेसिकली वो आपके पास फ्रिक्शन होती है। ठीक है। उसके अलावा देखिए जो वेट फ्लोर होता है उसके ऊपर रन करना अमूमन हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। ठीक है। लेकिन अब एक्चुअली जो ऐसे कुछ शूज़ बनाए जाते हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्राउंड ग्रिप देते हैं हमें, ऐसे फ्लोर्स पे जो वेट होते हैं वहाँ पे रन करना, वॉक करना, एथलीट शूज़ वगैरह जो होते हैं, तो बेसिकली इट मीन्स कि वहाँ पे हमारे पास वैसी सिचुएशन होती है जहाँ पे हमें फ्रिक्शन फोर्स की ज़रूरत होती है, वहाँ पे फ्रिक्शन प्रोवाइड हो जाती है। उसके अलावा आप लोगों के पास इसकी डेली लाइफ में बेशुमार किस्म की एग्जांपल्स होती हैं जो हम पढ़ते हैं। जैसे देखें आप लोगों के पास अक्सर हम देखते हैं कि जो आपके पास मूविंग पार्ट्स होते हैं ना, अगर हम उसकी ऑयलिंग कर देते हैं तो मकसद ये होता है कि देखें आप लोगों के पास अगर फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होती है किसी भी बॉडी में, जब फ्रिक्शन ज़्यादा से ज़्यादा पैदा हो जाती है तो वो ऑब्जेक्ट का मूव करना ईजिली थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। उसको कंफर्टेबल मूविंग के लिए हम बेहतर बनाने के लिए उसकी मूवमेंट को कोशिश ये कर रहे होते हैं कि हम उसकी फ्रिक्शन को किसी हद तक कम कर दें। तो उस मकसद के लिए ज़्यादातर ऑयलिंग की जाती है मूविंग पार्ट्स की, किसी भी मशीन के, किसी भी ऑब्जेक्ट के। तो बेसिकली होता क्या है कि जो आप लोगों के पास स्लाइडिंग सर्फेसेज होती हैं उनको जब हम लुब्रिकेट कर देते हैं ना, मतलब कि जाहिर सी बात है लुब्रिकेट का मतलब होता है ऑयल ऐड कर देना, तो जब हम लुब्रिकेटिंग करते हैं उनकी तो वो फ्रिक्शन को कम कर देता है। देखिए अक्सर कॉमन सी एग्जांपल है डोर्स में, अक्सर आप लोगों के पास होता है जब आप उसके हैंडल को ओपन करते हैं तो एक बहुत ज़्यादा आवाज़ पैदा होने लग जाती है, उसका खोलना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ठीक है। तो यानी कि आप उसको मतलब बहुत ज़्यादा मतलब अभी आगे पीछे टर्न कर रहे हैं लेकिन वो ओपन नहीं हो रहा, तो बेस्ट आपके माइंड में जो बात आती है, अक्सर आप लोग इसको प्रैक्टिकली करते भी हैं, आप उसके अंदर ऑयल ऐड कर देते हैं। जब आप ऑयलिंग करते हैं तो आप देखते हैं कि कुछ देर के बाद जब आप उसको ओपन करते हैं वो विदाउट साउंड प्रोड्यूसिंग और एक्चुअली उसकी मूवमेंट जो होती है वो बहुत फास्टली हो जाती है, एफिशिएंटली वर्किंग हो जाती है। इट मीन्स कि आपने उसको लुब्रिकेट किया, ऑयल ऐड किया, तो जिसकी वजह से ओवरऑल फ्रिक्शन कम होने की वजह से उसकी मूवमेंट बेहतर होगी। ठीक हो गया। मतलब ये हो गया कि जो हम ऑयल इसमें ऐड करते हैं वो क्या कहता है, जो उसकी पॉलिश्ड सर्फेसेज होती हैं ना उनके मॉलिक्यूल्स को बेसिकली उस मूवमेंट में इजी मतलब आप ये कह लें कि आसानी दे देता है कि वो आसानी से कम फ्रिक्शन के साथ मूव कर सकती हैं आपके लिए, फिर वो एक कंफर्टेबल फिनोमिना हो जाता है। ये इसकी कुछ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की एग्जांपल्स होगी। वैसे ये बहुत फास्ट टॉपिक है, कुछ टॉपिक मैंने आपको आज क्लियर कर दिया, बाकी का टॉपिक इंशाल्लाह आपके कल के लेक्चर में होगा। होप सो इतना आप सबको क्लियर होगा। अपनी टेक्स्ट बुक से इसे रीड कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।